स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मैथ 5 मार्क्स का क्वेश्चन। 16 तारीख का जो मैथ का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए 3 वीडियो दे चुके हैं। ये चौथा वीडियो है। पहला वीडियो में MCQ बताएं, दूसरा वीडियो में 2 मार्क्स का क्वेश्चन बताए हैं, तीसरा वीडियो में 3 मार्क्स का क्वेश्चन बताए हैं। आज के वीडियो में 5 मार्क्स का क्वेश्चन बताएंगे जो लास्ट ग्रुप में रहेगा। 6 क्वेश्चन रहेगा, 6 में से आपको 4 क्वेश्चन बनाना रहेगा। 4 5 20 नंबर मतलब आने वाला है अगर आज का वीडियो पूरा देखिएगा तो। जितना भी क्वेश्चन बताएंगे उसी में से 4 क्वेश्चन आपको बनाना है। 4 5 20 नंबर मिलेगा। पहला क्वेश्चन इससे रहेगा 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 बराबर 0। इक्वेशन थोड़ा बदल सकता है, 2 की जगह 3 या 5 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन इक्वेशन ऐसे ही रहेगा। द्विघात समीकरण रहेगा जिसका बोलेगा मूल ज्ञात करें, है ना। क्वेश्चन रहेगा मूल ज्ञात करें। तो मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले a निकालना है। तो स्क्वायर के साथ जो रहता है x² के साथ 2 है तो a हो गया 2। x के साथ जो रहता है वो b होता है तो b। x के साथ है -2√2 तो b हो गया -2√2। जिसमें x y ना हो लास्ट वाला वो हो जाता है c, तो ये c हो गया। फॉर्मूला होता है d बराबर b² -4ac। तो b² यानी b है तो -2√2 तो इसका होल स्क्वायर कर दो। -4a 4 हो गया और a में है 2 इसलिए a में 2 लिखे, c में 1 2ac 4ac हो गया। उसके बाद इसको सोल्व कर देना है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 तो 4 दूनी 8 हो गया। और यहाँ पे 4 दूनी 8 है का 8 हो गया। तो 8 में 8 घटाओ 0। तो जैसे 0 आ गया तो अगर d बराबर 0 हो तो याद रखना 2 बराबर मूल होता है। इसका क्या होता है 2 बराबर मूल। और अगर d जो है 0 से बड़ा आवे, d 0 से बड़ा आवे यानी प्लस में कोई नंबर आवे तो 2 असमान मूल होता है। असमान मूल, ठीक है। और अगर d 0 से छोटा आ जाए यानी नेगेटिव में कोई नंबर आ जाए, माइनस में आ जाए तो इसका लिख देना मूलों का कोई अस्तित्व नहीं, यानी कोई मूल उसका नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे 0 आए मतलब 2 मूल होगा। कौन होगा तो दोनों का दोनों बराबर होगा। कौन होगा वो तो पता नहीं, लेकिन बराबर होगा। तो मूल निकालने का फिर फॉर्मूला लगा देना है। x बराबर -b प्लस माइनस √d बटा 2 है। ये है मूल निकालने का फॉर्मूला। फिर फॉर्मूला में बैठा दो माइनस फार्मूला वाला और -2√2 b में है तो b की जगह लिख दिए। d में 0 आया तो 0 लिख दो। नीचे 2 a है 2 तो 2 × 2 हो गया। फिर इसको सोल्व करेंगे तो माइनस प्लस 2√2/4 ये कट गया तो बच गया √2/2। तो √2/2 2 बार लिख देना है। यही हो गया आंसर, क्योंकि ये 0 है इसलिए सेम आया, ठीक है। और अगर 0 ना रहे तो क्या होगा, तो चलो इसमें भी 0 है। चलो एक और इस तरह से क्वेश्चन एक रह सकता है सिंपल, या एक मूल निकालने क्वेश्चन इस तरह का रह सकता है जिसमें इक्वेशन थोड़ा सा बदल के रहेगा, ऐसा रहेगा। इसका मूल निकालना है तो इसको सबसे पहले बदल लेना है द्विघात समीकरण में। ये द्विघात जैसा नहीं लग रहा है तो द्विघात में बदलो इसको। तो उसको तिरछा नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा के गुना करेंगे तो x और x गुना करें तो x² हो गया, है ना। और ये 1 का 1 हो गया और नीचे x का x, तिरछा गुना करके भिन्न जोड़ाता होगा तो ऐसे करना है। फिर x² -1 और x भाग में है तो 3 तरफ जाके 3x हो गया। फिर 3x को इधर लाओ तो -1 हुआ, ये है पहले से। तो x² -3x -1 बराबर 0 हो गया। ये समीकरण बन गया। अब यहाँ से फिर निकालो a b c, तीनों निकाल लिए। अब देखो यहाँ पे d का फॉर्मूला फिर से b² -4ac कर दें। फिर b² -4ac करें तो आ गया 13। देखो 13 आ गया। 13 मतलब 0 से बड़ा आ गया। तो d 0 से बड़ा है इसलिए मूल वास्तविक है और अलग अलग है। तो क्या है, अलग तो है लेकिन क्या है, तो x बराबर फॉर्मूला लगाएंगे -b प्लस माइनस √100d/2 है। फिर इसमें वैल्यू रख देना है, b का वैल्यू d का वैल्यू √3 आया है, b और a का ये है वैल्यू, सबको रख दो। उसके बाद सोल्व कर दो, माइनस प्लस 3 हो गया। फिर प्लस माइनस दोनों साइन लगाना है बीच में। फिर √3 नीचे 2 का 2। अब देखो प्लस माइनस दोनों है तो एक बार प्लस कर दो, 3 प्लस √13/2 और एक बार 3 माइनस √13/2, है ना। माइनस होता प्लस होता तो करते, लेकिन एक रूट में है बिना रूट में तो प्लस माइनस नहीं होगा, इसलिए इसी दोनों को आंसर लिख देना है, ठीक। सिंपल है। 5 नंबर क्वेश्चन आएगा। इसी तरह का अगर क्वेश्चन है तो ये सेम उसी तरह क्वेश्चन है, इसको आप बना के देख लीजिएगा, है ना। तो यहाँ से एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन एक परिमेय से रहेगा, ठीक है। तो एक परिमेय भी बता दे रहे हैं। परिमेय से क्वेश्चन रख सकता है जिसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, सिद्ध करें कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। ये परिमेय 6.6 आ सकता है। 4 परिमेय इंपॉर्टेंट है जिसमें से चारों जो लॉन्ग परिमेय है, चार परिमेय इंपॉर्टेंट परिमेय, चारों को देख लीजिएगा। लेकिन हम जहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो 2 परिमेय यहाँ पे दिखा रहे हैं। एक परिमेय 6.6, इसमें क्या करना है, समरूप त्रिभुज 2 है वो दिया हुआ है तो लिखेंगे दिया हुआ है ABC समरूप PQR। बोला सिद्ध करना है कि दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात, दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजा का अनुपात के बराबर होता है। तो संगत भुजा है AB का PA, BC का QR, CA का PR, तो इसका होल स्क्वायर सब में लगा देना है, ठीक है। इस तरह से 2 त्रिभुज बना लेना है।
फिर रचना में बीच में वो 90 डिग्री खींचना है, ये 90 डिग्री, तो इसलिए लिखे रचना में AM लंब BC खींचे और इसमें PN लंब QR खींचे। फिर उसके बाद एरिया ऑफ त्रिभुज लगा देना है, तो 1/2 BC इंटू AM हो जाएगा, BC इंटू AM हाइट, और दूसरा त्रिभुज में 1/2 QR है बेस और हाइट है PN, तो QR इंटू PN, तो ये हो गया समीकरण 1 और 2। अब दोनों समीकरण को भाग दे देना, बस भाग दे दिया दोनों को, तो 1/2 से 1/2 कटा, तो बच गया BC/QR AM/PN। ठीक है, इसी तरह एक और त्रिभुज है यहाँ पे, अगर गौर से देखेंगे तो छोटा त्रिभुज ले लेना है, एगो ABM को ले लेना है, ABM इधर वाला त्रिभुज, और एगो PQN इधर वाला, तो इसमें भी लगाएंगे तो B और Q बराबर है, इसमें देखो B और Q क्या है, बराबर है, क्योंकि समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज का संगत कोण बराबर होता है। और यहाँ M और N दोनों 90 डिग्री है, बीच वाला 90 डिग्री, तो उसको लिख देना है रचना से, तो दोनों दो एंगल जब बराबर हो जाए तो त्रिभुज समरूप हो जाता है, तो फिर ये छोटा वाला जो त्रिभुज है वो भी समरूप हो गया, और अगर ये भी समरूप हो गया तो इसका भी संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा, तो AM का अनुपात है PM, AB का PQ, तो ये दोनों बराबर है। ठीक है, उसके बाद फिर इसी तरह इधर वाला देखेंगे ABC और PQR, तो ये भी तो समरूप है, अब ये समरूप है तो इसमें भी सबका संगत बराबर होगा, हैं, तो इस तरह से समीकरण 4 मान लेना है इसको। उसके बाद फिर समीकरण 3 से जाएंगे तो ABC/PQR बराबर ये था, AB गुणा हो जाएगा, PQ गुणा होकर ये हो जाएगा। समीकरण 4 से देखेंगे तो सब आपस में बराबर है, समीकरण 4 में देख लो, तो यहाँ पे लिख देना है सब बराबर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और बोर्ड में सब बताएं उस सब देख लीजिएगा। अभी पढ़ाना ये नहीं है, मकसद नहीं है, अभी बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देना मकसद है, इसलिए शॉर्ट में आपको समझा के पार कर रहे हैं। एक ये इंपॉर्टेंट है परिमेय 6.9, इसको देख लीजिएगा। पहले दिया हुआ त्रिभुज लिख देना है, AC² बराबर AB² प्लस BC², ये पाइथागोरस दिया हुआ है, इसका उल्टा सिद्ध करना है कि ये 90 डिग्री है ना B, तो सिद्ध करना है ABC 90 डिग्री है, एंगल ABC। तो रचना एक करना होगा, एक समकोण त्रिभुज सेम उसी जैसा बनाना होगा, ये डॉट जो PQR बना हुआ है ये रचना से बना है, तो PQR बनाएंगे एक त्रिभुज जिसमें PQ AB के बराबर होगा, QR BC के बराबर होगा, और PQR 90 डिग्री होगा, तो PQR और PRQ दोनों 90 डिग्री होगा, तो PR² बराबर PQ² प्लस QR, ये पाइथागोरस परिमेय लगा देना, पाइथागोरस परिमेय लगा देना। उसके बाद देखो PQ बोले AB के बराबर, तो PQ की जगह AB लिख देना है, QR जो है BC के बराबर, तो QR की जगह BC लिख देना है। ठीक है, ये साइड में। उसके बाद देखो AC² बराबर दिया हुआ है AB² प्लस BC², ये तो दिया हुआ है। अब देखो AB² BC² पहला समीकरण में भी आया, दूसरा में भी आया, इसका मतलब PR² और AC² बराबर है, तो इसको लिख देना है AC² बराबर PR², स्क्वायर कटेगा, AC बराबर PR आ गया। ठीक, फिर ABC और PQR में फिर से जाना है, और AB बराबर PQ है, BC बराबर QR, AC बराबर PR, इस तरह से सब है, तो ये दोनों सर्वांग सम हो गया, त्रिभुज सर्वांग सम हो गया, तो इसका संगत भाग बराबर होता है, तो ये 90 है तो दूसरा भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रूव करना है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा सीधे 9वां चैप्टर से, हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। 60 से देखो सूरज है यहाँ पे, उसका उन्नयन कोण 60 से बोला शुरू, तो 60 से एक त्रिभुज बनाएंगे, फिर ये 60 से 30 हो जाता है तो 30 का एक कोण बनाएंगे, और जब 60 से 30 हो जाता है तो 40 डिग्री बढ़ जाती बोल रही है ना, 40 डिग्री बढ़, मतलब 60 वाला में x मान लो, 60 वाला नहीं दिया हो तो x मान लेंगे इसको, फिर जब 30 हुआ तो 40 बढ़ गया, तो x प्लस 40 हो गया। ठीक है, और इधर 40 बढ़ा है तो ये यहाँ से यहाँ तक 40 है, ये वाला 40, ये है। हमको निकालना क्या चीज़ है, ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, ये हाइट निकालना, ये वाला यहाँ से। ठीक है, तो उसके लिए क्या लगाना होगा, तो सबसे पहले ये लिख लेना है x, और ये AB की लंबाई को h मीटर मान के चलेंगे, और BC x मीटर मान के चलेंगे, BC नहीं दिया होता तो x मान लिए। उसके बाद DB का हो जाएगा, तो D और B यानी पूरा जो है वो x प्लस 40 हो जाएगा, क्योंकि इधर 40 दिया हुआ है। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में जाएंगे, 1060 का वैल्यू लगा दो सबसे पहले 1060 करके x का वैल्यू निकालेंगे या h का निकालेंगे, इस तरह से समीकरण बनेगा। तो 1060 बराबर लंबाई आधार, तो आधार है BC, क्योंकि 60 लिए हैं तो ये छोटा वाला त्रिभुज में जाएंगे, तो 60 का मान होता है √3, AB है h और BC है x, तो रहने दो, x उधर जाके √3x हो जाएगा, h बराबर √3x, पहला समीकरण। फिर त्रिभुज ABD में आ जाओ, यानी बड़ा वाला त्रिभुज बाहर से, है ना, बाहर से जब आएंगे त्रिभुज में तो 10 यहाँ पे 30 डिग्री है, 30 हाइट ये है, और ये बेस है x प्लस 4, तो बेस में लिख देंगे AB हाइट और x प्लस 4 BD। ठीक है, BD x प्लस 4, तो 1/√3 10 30 का मान, और h ऊपर हाइट और नीचे x प्लस 40। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो √3 और x प्लस 40 1 से गुणा होकर x प्लस 40, या ऐसा कीजिए, ये क्या कर दिया है, अच्छा h का वैल्यू निकाल दिया यहाँ से,
एच निकालो तो क्या हो गया x प्लस रूट एक्स प्लस 40 जो है उधर x से गुना होकर x प्लस 40 ऊपर चल जाएगा, x प्लस 40 बनाना ही पड़ेगा बटा √3 बच गया, फिर इधर h। ठीक है, अब समीकरण 1 में था h बराबर √3x, तो समीकरण 1 ये और 2 दोनों को मिला देंगे तो x प्लस 40 बटा √3 हुए और इधर हो जाएगा x का वैल्यू इधर था समीकरण 1 में √3 बराबर लगा के बराबर √3x। ठीक है x, तो √3 इधर आके भाग होगा तो x प्लस 40 बटा या 3 को ही उधर ले जाओ तो √3 गुना होगा 3 होगा, x हो जाएगा, फिर 3x और 1x घटाएंगे तो 2x हो जाएगा, 2x बराबर 40 हो जाएगा, फिर इसको काटेंगे तो 2 20 से 40 20 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 20 आया, फिर ये x का वैल्यू को यहाँ रख दो तो 20√3 हो जाएगा, 20√3, तो इस तरह से निकाल लेना है ना। इसी तरह एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसी चैप्टर का, एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है। बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी याद कीजिए, तो दो भवन के बीच की दूरी भी निकालना है और ऊंचाई भी निकालना है। ठीक है, और ये दो भवनों के बीच की दूरी भी निकालना है, तो चलते हैं। माना बहुमंजिला भवन जो है वो पीसी है, पीसी बहुमंजिला ना, ये पीसी। उसके बाद भवन की ऊंचाई AB 8 है, भवन जो है वो AB, ये है एक भवन और एक इधर AB 8 है ना, तो इस तरह से बना देना है। और PBD ये 30 डिग्री है, ये वाला 30 डिग्री बना देना है, और ये 45 डिग्री, अगला वाला क्या है 45, ये वाला नीचे से। अब यहाँ पे PBD में सबसे पहले जाना है तो tan 30 लगेगा, 1/√3 हो जाएगा, तो BD बराबर PD √3 होगा, है ना। समीकरण 1 समझ लो इसको। फिर PCA में जाना है, यहाँ पे tan 45 है तो 1 होता है tan 45 का। तो इस तरह से आप इसको सोल्व करके और ये बना सकते हैं ना, बोर्ड नहीं है कि पूरा बना के दिखाएं। अभी अब चैप्टर पढ़ाएं ना, देखो तो चैप्टर में जाइए, बहुत बेहतरीन से समझाएं। ठीक है, बस अभी समय कम है, आप यहाँ पे क्वेश्चन हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, तो क्वेश्चन पर फोकस कीजिए और इसको जितना ज़्यादा हो सके अपने से बनाइए सबको। ठीक है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई 50 है, तो भवन की ऊंचाई मीनार की ऊंचाई दिया है 50, ये भवन की ऊंचाई AB निकालना है। ठीक है, तो यहाँ भी 10 का लग जाएगा, 10 पहले x का वैल्यू निकालेंगे तो tan 60 में जाना होगा, tan 60 बराबर 50/h हो जाएगा, x हो जाएगा, है ना, 50/x, 60 का √3 होता है, तो यहाँ से निकल जाएगा x का वैल्यू √3 है, तो x निकल जाएगा। उसके बाद फिर इधर से निकाल देंगे। ठीक है, ये tan 60 लेंगे तो h बटा ये आ जाएगा, तो इस तरह से हाइट निकल सकता है। इसी तरह एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक देख लीजिएगा, है ना। ये दोनों तरफ सड़क के दोनों तरफ जो खंभा लगा हुआ है, इसमें एक तरफ 30 डिग्री एक तरफ 60 डिग्री है, तो यहाँ से क्वेश्चन ये रह सकता है। उसके बाद वहाँ से ख़त्म कहानी, आ जाएंगे 13वां चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा। जैसे एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु का आकार का है, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु को ऊंचाई उसके त्रिज्या के बराबर है, ऊंचाई और त्रिज्या बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पद में ज्ञात करना, पाई के पद में, तो r 1 है, ऊंचाई भी 1 है। तो शंकु क्या है, ऊपर में रखा हुआ है गोला में, तो क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन प्लस गोला का आयतन हो जाएगा टोटल आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h, गोला का आयतन 2/3 πr³, 2/3 πr³। ठीक है, तो बस सब कुछ एक एक दिया हुआ है, पाई में बोला है तो पाई को पाई ही रहने देना, और r भी 1 दिया हुआ है, h भी 1 दिया हुआ है। तो इसे करते करते आप सोल्व इसको करिएगा तो 3 से 3 कट के और मात्र बच जाएगा यहाँ पाई³ आंसर। ठीक है, सोल्व करके देख लीजिएगा। एक कलमदान वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कलमदान की घनाभ क्या आकार का है, जिसमें लकड़ी से, जो कि लकड़ी से बना हुआ है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकु आकार, 4 को गड्ढा, ये शंकु आकार गड्ढा खोदा हुआ है ना, जिसका तीनों दिया हुआ विमाएँ दिया हुआ है वो घनाभ का, लकड़ी का, इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है, ये वाला लकड़ी का, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या दिया हुआ है। ठीक है, और गहराई भी दिया हुआ, ऊंचाई भी मतलब दिया हुआ, तो ऊंचाई दिया है, त्रिज्या दिया हुआ है और घनाभ का सब कुछ। तो घनाभ का आयतन निकालेंगे, घनाभ का आयतन निकालेंगे तो टोटल डब्बा का निकल जाएगा ये लकड़ी का। उसके बाद उसमें क्या करेंगे हम, वो क्या पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करना, लकड़ी का, तो कलमदान को माइनस करना होगा, तो 4 को कलमदान है मैंने 4 को शंकु है, तो 4 को शंकु का आयतन निकाल के घटा देंगे, तो घनाभ का आयतन हो गया, लकड़ी हो गया घनाभ, तो घनाभ का आयतन माइनस लिख देंगे 4 को शंकु का आयतन, तो घनाभ का आयतन LBH, 4 शंकु का 4 गुना 1/3 πr²h। ठीक है, पाई है, r है, सब कुछ दिया हुआ, बस रख दो, जोड़ घटा गुना उना करो, आ जाएगा आंसर। और ये एक दवा का कैप्सूल वाला कैप्सूल दिया हुआ है, जिसका लंबाई 14 सेंटीमीटर है, व्यास दिया हुआ है, तो व्यास से त्रिज्या निकल जाएगा r 5/2, है ना।
और इसमें दोनों तरफ अर्धगोला है, ध्यान दीजिए, इधर दोनों तरफ कैप्सूल में अर्धगोला रहता है, तो 2 अर्धगोला और ये बीच वाला बेलन कहलाएगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा, उसके बाद इसमें 2 अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना बोला। तो बेलन का पहले पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h और 2 अर्धगोला इसलिए 2 गुना 2πr²। 2πr² होता है अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो 2πr/h + 2πr² और r और h दिया हुआ है, आप इसको रखिए, आराम से सोल्व हो जाएगा, ठीक है। एक ये क्वेश्चन छिन्नक वाला क्वेश्चन रहेगा, छिन्नक वाला क्वेश्चन 13वें चैप्टर से। धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर और निचले ऊपरी सिरे का त्रिज्या क्रमशः इतना है, निचले और ऊपरी दोनों त्रिज्या दिया हुआ है। तो 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भरा जा सकने वाले दूध का मूल्य निकालना है। तो सबसे पहले दूध कितना भरेगा, कितना लीटर, उसको निकालेंगे, उसके बाद फिर 20 रुपया से गुणा कर देंगे। लेकिन इसमें बोला है, और एक क्वेश्चन बोला, इस बर्तन को बनाने में प्रयुक्त धातु कितना लगेगा, उसको भी बताओ, धातु का भी खर्चा बताओ। जब उसमें धातु 8 रुपया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से धातु लगा है, तो सबसे पहले आयतन निकालेंगे, आयतन से ही धातु का खर्चा, धातु कितना है वो पता चलेगा, उसका खर्चा पता चलेगा, इसके अंदर दूध कितना अटेगा और दूध कितना खर्चा होगा दूध में, वो भी निकल जाएगा, ठीक है। तो आयतन निकालेंगे सबसे पहले। तो आयतन का फॉर्मूला होता है बर्तन की धारिता, जिसको कह सकते हैं, क्या होता है 1/3πh है ना, इंटू r1² r2 + r2² + r1r2, ये फॉर्मूला होता है शंकु के छिन्नक का। r1 दिया हुआ, r2 दिया हुआ, ऊंचाई भी दिया हुआ, बस सबको इज्जत से यहाँ रख देना है। स्क्वायर गुना सब करते 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 इतना आ गया इसका आयतन, मतलब इतना लीटर इसका धारिता हो जाएगा, ठीक है। अब 20 रुपये प्रति लीटर के दर से हमको दूध वहाँ पर खरीदना है, तो 20 रुपये से इसको गुणा कर दो तो 209 रुपया लगेगा। अब फिर बोला है इसमें कितना धातु लगा, तो धातु कितना बना, तो उसके लिए हमको फिर क्षेत्रफल निकालना होगा, है ना। क्षेत्रफल, आयतन तो अंदर वाला भाग, खाली जगह को कहते हैं, तो धातु तो किनारे लगा, तो क्षेत्रफल निकालना होगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए तिर्यक ऊंचाई चाहिए l, तो l का फॉर्मूला होता है r² + h²। तो ये फॉर्मूला लगा दो, r और h² कर दो, 20l आ गया। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है π × r1 + r2 l, π × r1 + r2 l होता है ये छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। इसमें रख दो अब, है ना। तो ये इतना सेंटीमीटर आया। अब 8 रुपया खर्चा है, 8 रुपया 100 का, है ना। अच्छा, वो आधार भी, वृत्त या आधार का क्षेत्रफल, तो वृत्त का होगा πr²। तो यहाँ से निकाल को इसको जोड़ देना है, इतना सेंटीमीटर टोटल इसका क्षेत्रफल हुआ। अब 8 रुपया की दर से इसको गुना करना है, 8 रुपया का कितना लग रहा है 100 में, तो 8/100 से गुना कर दीजिए, तो 156 रुपया 75 पैसा लगेगा, ठीक है। तो ये शंकु का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक ये भी शंकु का ही है ना, थोड़ा शॉर्ट में, यहाँ सब कुछ दिया हुआ है इसमें भी, है ना। तो इसमें भी दूध का लीटर सेम क्वेश्चन है, हाँ, 40 रुपये प्रति लीटर दूध उसमें रखना उस बर्तन में, तो कितना आएगा उसको, तो आयतन निकाल लेना है, फिर 40 से उसको गुना कर देना है। फिर ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तुर्की टोपी छिन्नक चाहिए। तो तुर्की टोपी वाला हुआ, तो टोपी एक तरफ खुला रहता है, तो पदार्थ का क्षेत्रफल इसमें बोला था, पदार्थ का, है ना। तो इसमें फॉर्मूला लगा है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल π r1 + r2 l, और एगो वृत्त वाला जो ऊपर वाला ढकल रहेगा, इसलिए πr² जोड़ देना है, और एगो नीचे वाला तो खाली रहेगा, उसे ना मुड़ी घुसाएगा, तो खाली रहेगा इसलिए नहीं, अगर वो भी बंद रहता तो और एगो πr² यानी πr2² या πr1² जोड़ते हैं, लेकिन वो बंद है इसलिए एक πr² जोड़ना है। πr सब कुछ दिया हुआ है, बस इसमें रख कर बस गुना करना है, ये गुना करने आता होगा। लास्ट क्वेश्चन यहाँ से रहेगा माध्यक बहुलक से, ठीक है। तो माध्यक बहुलक का ये क्वेश्चन जैसे रह सकता है x वाला, x और y इसमें नहीं दिया हुआ है, और माध्यक दिया हुआ है, ठीक है। माध्यक, तो माध्यक निकालने के लिए क्या, संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो संचयी बारंबारता क्या होता है, इसको जोड़ते जाते हैं 5, फिर 5 + x, तो 5 + x हो गया, फिर 5 + x + 20, तो 5 और 20 25 हो गया, प्लस x, फिर 25 और 15 40 प्लस x होगा, फिर y आ गया, तो y नहीं जुटेगा, तो 40 + x + y हो जाएगा, फिर 5 उसमें जोड़ो तो 45 + x + y हो जाएगा, ठीक है। फिर माध्यक के लिए n निकालना होता है, तो n 60 है, तो n/2 निकालना होता है, तो n/2 30 हो गया। तो माध्यक इतना है, तो माध्यक वर्ग है 20-30, माध्यक वर्ग 20-30 है। क्यों है 20-30 क्यों है, कहाँ गया ये 20-30, जो सबसे बड़ा बारंबारता हो तो वो माध्यक वर्ग है, तो सबसे बड़ा 20 है, तो 20-30 हो गया इसका माध्यक वर्ग, ठीक है। अब इसमें से l छोटा जो रहेगा वो l होता है, h बोलते दोनों में कितना का डिफरेंस, तो 10 20 30 40 ऐसे जा रहा है, तो h मतलब 10 का डिफरेंस है, तो h हो गया 10। और f बोलते हैं इसको, जो सबसे बड़ा है उसको f, है ना। और CF क्या है, तो इससे जस्ट ऊपर वाला, 20 से जस्ट ऊपर वाला संचयी बारंबारता, ये वाला CF है, ठीक है। तो बस इसको पुट कर देना है यहाँ, और माध्यक जो है 28.5 इसको भी पुट कर देना है, तो यहाँ x एक ठो है, ये x निकल जाएगा,
सोल्व करने के बाद सिर्फ एक्स इधर बचेगा, बाकी सबको उधर ले जाओ एक तरफ, एक्स को एक तरफ कर दो, तो इस तरह से निकल जाएगा। और एक्स का वैल्यू जब आया तो उसको फिर वाई में पुट कर दो, ये वाला में पुट कर दो, लास्ट वाला में, ये वाला में। ये वाला कितना है तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ये सब जोड़े तो कितना होना चाहिए 60 ना होना चाहिए, तो बराबर 60। तो इसमें एक्स का जो वैल्यू आएगा उसको यहाँ रखेंगे तो वाई निकल जाएगा, तो एक्स और वाई निकल गया। तो ये क्वेश्चन रह सकता है, या सिंपल पूछ सकता है माध्य निकालो, माध्यक निकालो, बहुलक निकालो, ठीक है। तो माध्य माध्यक बहुलक आपको आता ही होगा, इस तरह से आप निकाल सकते हैं, है ना। या ये एक टेबल रह सकता है, ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन का है। माध्य निकालने के लिए वर्ग चिन्ह और एफ एक्स चाहिए, है ना। एफ दिया रहेगा, एक्स चाहिए और एफ एक्स निकालना होगा, दोनों को गुना। वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है तो ये दोनों को जोड़ के आधा करना, 4 1 5 का आधा 2.5, 7 4 11 का आधा 5.5, तो आधा करना है जोड़ के इसको, ठीक है। फिर ये दोनों को गुना, ये दोनों को गुना करके यहाँ लिखना, इधर जोड़ देना, इधर जोड़ देना, और सिग्मा एफ एक्स ये ऊपर और ये वाला नीचे, बस आंसर आ गया माध्य, ठीक है। फिर बहुलक निकालना है तो बहुलक निकाल लिया। तो इस तरह से ये सब जितने के क्वेश्चन बताएं बहुत इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन रहेगा, यही सब टाइप का क्वेश्चन रहेगा 6 को, जिसमें से आपको 5 को बनाना रहेगा, है ना। तो टाइप यही रहेगा, बस थोड़ा बहुत नंबर चेंज हो सकता है। तो ये जितना भी क्वेश्चन बताएं वो सब उससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन आपको बुक मिलता है, जितना हो सके एग्जाम से पहले उतना रिविज़न कर लीजिए, उसको बार बार बनाइए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, तो आराम से आपको 20 नंबर का ये ग्रुप है, तो 20 में से कम 15 तो आ जाए। एक अगर गलत हो तो ठीक है, 4 बनाना है, इसमें 3 तो कम से कम सही करके आओ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब नेक्स्ट सब्जेक्ट लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।